everyone. Students, we are doing chapter 1 of Indian economic development, Indian economy on the eve of independence, and our today's topic is agriculture sector under the British colonial rule. Let's start. Agriculture sector under British colonial rule. Let's see some basic points here. First point is India's economy was agrarian. So इंडिया की इकॉनमी क्या थी? एग्रेरियन इकॉनमी थी. मीन टू से इंडिया की इकॉनमी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही थी. किसी भी कंट्री की ग्रोथ जो होती है वो तीनों सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. तो जो इंडिया की इकॉनमी थी वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर. सो इंडियाज इकॉनमी वॉज एग्रेरियन अंडर द ब्रिटिश colonial rule. First point is this. Now the second point is about 85% of population lived in villages. 85% population जो थी वो villages में रह रही थी. तो villages में रहने की वजह से वो टोटली क्या करते थे? अपनी livelihood के लिए agriculture के ऊपर डिपेंड करते थे. They derived their livelihood directly or indirectly from agriculture. So they derived their livelihood directly or indirectly from agriculture. Livelihood mean to say अपनी जीवन की कमाई, mean to say कमाई किसके ऊपर डिपेंड करती थी? वो directly और indirectly किसके ऊपर डिपेंड करती थी? एग्रीकल्चर के ऊपर. तो कमाई होगी तभी खाना पीना होगा ना. तो सारा खाना पीना जो था वो किसके ऊपर डिपेंड करता था? एग्रीकल्चर के ऊपर. एंड द मोस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी? बहुत लो थी. तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फ़र्क होता है. प्रोडक्शन होता है कि टोटल आउटपुट कितना पर ईयर टोटल आउटपुट हुआ है किसी भी क्रॉप का, चाहे वो वीट है, राइस है या कोई भी क्रॉप है, उसका टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, टोटल आउटपुट कितना हुआ है, वो प्रोडक्शन है. लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है? यहाँ पे प्रोडक्टिविटी होती है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी पर हेक्टेयर ऑफ लैंड के ऊपर कितनी प्रोडक्शन हुई है. सो दैट वाज टोटली एक्सट्रीमली लो, बहुत ज़्यादा कम थी. लाइक 1 पीस ऑफ लैंड है जो कि 1 हेक्टेयर का है. 1 पीस ऑफ लैंड ये क्या है? 1 हेक्टेयर का है. तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो सकती है वीट की या राइस की, कुछ भी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इसके सपोज कर लो 50 kg है. लेकिन इंडिया में क्या था? इस 1 पीस के ऊपर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो रही थी वो कितनी थी? ओनली 20 kg. बहुत कम थी. क्यों ये कम थी? बिकॉज एक तो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थे क्योंकि रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर. दूसरा क्या था? टेक्नोलॉजी वॉज बैकवर्ड. टेक्नोलॉजी बहुत बैकवर्ड टाइप की थी और ना तो फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे थे, कुछ भी मतलब जो था वो सही ढंग से यूज़ नहीं हो रहा था, इसलिए प्रोडक्शन वो थी कम थी. प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ऑफ लैंड कम थी. प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से जो प्रोडक्शन था वो भी कम था. लो प्रोडक्टिविटी मीन्स टू से लो आउटपुट. अगर 1 हेक्टेयर के ऊपर प्रोडक्टिविटी लो है इसका मतलब आउटपुट जो टोटल आउटपुट है वो भी क्या होगा? लो होगा. लेकिन वो क्या था? डिस्पाइट लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन. कल्टीवेशन के लिए एरिया तो बहुत था लेकिन प्रोडक्शन क्या हो रही थी? कम हो रही थी. सो इवन लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड. मतलब क्या था कि इतनी ज़्यादा एरिया जो प्रोडक्शन के लिए था उसके ऊपर प्रोडक्शन हो रही थी लेकिन वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी. मीन टू से जो हमारी कंट्री थी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? दूसरे कंट्रीज के ऊपर फूड ग्रेन्स के लिए भी डिपेंड कर रही थी. एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज. इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रही थी उसके जो लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए चाहिए थे वो भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे. तो इसका मतलब क्या था कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, स्टेगनेंट था. सो आउटपुट वाज सो लो दैट एग्रीकल्चर कुड ईजिली बी कैरेक्टराइज्ड एज बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट. मेन रीजंस फॉर बैकवर्डनेस एंड स्टेगनेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश colonial रूल. सो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर इंडियन एग्रीकल्चर जो थी वो टोटली स्टेगनेंट थी. स्टेगनेंट मीन टू से रुकी हुई थी, स्थिर थी.
किसी भी टाइप की ग्रोथ नहीं हो रही थी। उसके पीछे क्या रीजंस हैं? सो फर्स्ट रीजन क्या है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इस सिस्टम में गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम इन्वेंट किया टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, दैट वाज कॉल्ड एज जमींदारी सिस्टम। That was unique system of land revenue. That was unique system of land revenue. That was called as जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम में 3 टाइप्स के लोगों के बीच में रिलेशनशिप था। 3 टाइप्स के लोग कौन कौन से थे? फर्स्ट थे कॉलोनियल गवर्नमेंट खुद, कॉलोनियल गवर्नमेंट फर्स्ट टाइप के लोग। सेकेंड टाइप के जो लोग थे वो थे जमींदार्स, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया एज ओनर्स ऑफ द सॉइल, ओनर्स ऑफ द सॉइल। और जो तीसरे टाइप के लोग थे वो है टिलर्स, कल्टीवेटर्स ऑफ द सॉइल। ये सॉइल के ऊपर कल्टीवेशन करते थे। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक सिस्टम रेवेन्यू कलेक्ट करने का शुरू किया, दैट वाज कॉल्ड एज लगान सिस्टम। सो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम था, दैट वाज कॉल्ड एज लगान। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फिक्स अमाउंट सेटअप कर दी थी और फिक्स डेट सेटअप कर दी थी कि जमींदार जो थे वो लगान टिलर से कलेक्ट करेंगे और फिक्स डेट पे उनको क्या करेंगे, वो डिपॉजिट कराएंगे। तो अगर वो प्रॉपर डेट पे डिपॉजिट नहीं कराएंगे तो उनके जो राइट्स हैं वो छीन लिए जाएंगे। इसका मतलब जो जमींदार थे वो भी क्या थे, एक तरह की कह सकते हैं प्रेशर के अंडर रहते थे, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे वो जो अमाउंट थी, लगान थी, वो डिपॉजिट करानी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 तरह के लोगों के बीच में रिलेशनशिप हुआ। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट इनडायरेक्टली टिलर से लगान कलेक्ट करती थी थ्रू जमींदार्स, थ्रू जमींदार। तो ये क्या थे, इंटरमीडियरीज। तो अब कॉलोनियल गवर्नमेंट को सबसे पहले क्या था, टिलर्स जो थे वो जितनी भी कल्टीवेशन करते थे, जितना भी प्रॉफिट होता था क्रॉप्स के ग्रो करने के बाद, उसमें से कुछ अमाउंट जो थी, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट जो जमींदार थे वो इनसे ले लेते थे। यानी जमींदार टिलर्स जो थे वो सारी की सारी रेवेन्यू इनके पास चली जाती थी, कुछ प्रॉफिट, कुछ पार्ट इनके पास बचता था, बाकी सारे का सारा जमींदार ले जाते थे। तो जमींदार उसमें से फिक्स्ड अमाउंट जो थी वो कॉलोनियल गवर्नमेंट को दे देते थे इन द फॉर्म ऑफ लगान। तो लगान कॉलोनियल गवर्नमेंट का तो फिक्स था, लेकिन जो जमींदार थे वो फ्री थे, जितना मर्जी वो इनसे टिलर से कलेक्ट कर सकते थे। तो इसका मतलब क्या था, जमींदार जो टिलर्स की थी, किसानों की, क्या करते थे, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा करते थे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो लगान वसूलते थे। और ये नहीं देखते थे कि उनकी कंडीशन क्या है, उनकी क्रॉप्स जो हैं वो ख़राब हुई हैं या नहीं हुई हैं। मतलब कहने का मतलब है फ्लड्स आए हैं तब भी उनकी क्रॉप्स ख़राब हुई हैं, या फिर माइंस आए हैं तब भी उनकी क्रॉप्स ख़राब हुई हैं, वो ये नहीं देखते थे। तो उनका मेन जो एम था वो क्या था, रेवेन्यू कलेक्ट करना, लगान कलेक्ट करना होता था। वो उनकी कंडीशन को बिल्कुल नहीं देखते थे और उनको टोटली एक्सप्लॉइट करते थे। और इनके पास जो बहुत सारा पैसा बच जाता था उसमें से फिक्स अमाउंट ये इनको दे देते थे। इनके पास जो बहुत सारा पैसा बच जाता था उससे ये लग्जरियस लाइफ जीते थे। तो कहने का मतलब था जमींदारी सिस्टम में मेन फायदा किसका हो रहा था, जमींदार्स का हो रहा था। और कॉलोनियल गवर्नमेंट इनडायरेक्टली टिलर से लगान कलेक्ट कर रही थी, लेकिन वो भी जमींदारों के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर था कि उनके जो राइट्स है वो उनसे ना चले जाएं। तो जमींदारी सिस्टम में क्या था, अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट्स अक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार्स in the form of lagan. The main aim of the zamindars was only to collect lagan regardless the economic condition of the cultivator. तो उनका मेन एम जो होता था जमींदार का सिर्फ लगान कलेक्ट करना होता था और वो इकोनॉमिक कंडीशन कल्टीवेटर की नहीं देखते थे। तो द जमींदार्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ना तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कोई स्टेप उठाया, ना ही जमींदार्स ने किसी भी तरह की कोई कोशिश की। नेक्स्ट रीजन इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मीन्स production of crops for sale rather than for
सेल्फ कंजप्शन। अब ब्रिटिशर्स को अपनी इंडस्ट्रीज को रन ओवर करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, तो ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की। उन्होंने क्या किया, कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स कर दिया। मतलब कहने का क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनको हायर प्राइस दे के उन्होंने जो कमर्शियल क्रॉप्स थी वो ग्रो अप करवानी शुरू कर दी। उन्होंने अट्रैक्ट किया फार्मर्स को हायर प्राइस दे के कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो अप करें। कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, शुगर केन और इंडिगो। तो ये सब चीज़ें जो थी, ये चीज़ें रॉ मटेरियल एज ए यूज़ की उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए। और जो किसान थे, फार्मर्स थे, उनकी जो हालत थी, वो कंडीशन थी, वो पहले से ज़्यादा ख़राब होने लगी। क्यों ख़राब होने के लगी? क्योंकि पहले तो वो अपने लिए जो प्रोडक्शन करते थे वो सेल्फ कंजप्शन के लिए, लाइक मेज़, व्हीट, राइस ग्रो अप करते थे, तो उनके कम से कम उनकी सब्सिस्टेंस तो हो रही थी। लेकिन अब जो पैसा उनको मिल रहा था वो उनसे क्या कर रहे थे, फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि वो फूड क्रॉप्स ग्रो नहीं कर रहे थे। तो फूड क्रॉप्स वो कहाँ से खरीदने लगे, वो अपने शॉप्स, जो टाउन्स में शॉप्स थी उनसे खरीदने लगे। तो उनके पास पैसे की शॉर्टेज होने लगी, तो फिर वो मनी लैंडर्स के ऊपर, मतलब उनके ऊपर उधार बहुत बढ़ गया। वो मनी लैंडर से पैसे उधार लेने लगे, तो इससे किसानों की हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। और उल्टा क्या हो गया, पूरे कंट्री के अंदर फेमाइंस की पोजीशन आ गई। तो इसमें क्या हुआ था, कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप एग्रीकल्चर में farmers were given higher price for producing cash crops like cotton, jute and indigo, and these crops were used by the Britishers for their industries as raw materials. तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स अपनी इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते थे। This did not improve the economic condition of the farmer because instead of producing food crops, they were producing cash crops. So now they were buying food crops from the shops in the towns and they were under the mercy of the money lenders, क्योंकि वो उधार इतना ज़्यादा बढ़ गया था उनके, उसके ऊपर उल्टा इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लगाया जाता था कि किसानों की जो हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। The fall in the production of food crops were responsible for frequent famines in India. इससे हंगर बढ़ गई, स्टार्वेशन बढ़ गई, तो जिससे क्या हो गया, डेथ्स भी बढ़ने लगी। तो किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जो लेवल था वो बहुत लो था। जैसे उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, ऑक्स को और प्लो को लेके पूरे फील्ड में जो फार्मर्स थे वो प्लोइंग करते थे, कल्टीवेशन करते थे। इससे टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता था। टाइम कंज्यूमिंग बहुत होने की वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम होती थी। लेकिन आज की टाइम के हिसाब से देखें तो ना कोई ट्रैक्टर्स थे उस टाइम पे, ना कोई थ्रेशर्स थे, ना कंबाइंस थे, कुछ भी नहीं था। टेक्नोलॉजी का लेवल लो होने की वजह से जो एग्रीकल्चर थी उसमें बैकवर्डनेस थी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, दैट इज़ लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो टोटली एग्रीकल्चरल फील्ड था, यानी जो जितनी भी कल्टीवेशन थी, क्रॉप्स थी, वो सारी की सारी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती थी। प्रोडक्टिविटी जितनी थी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती थी। अगर रेनफॉल अच्छी हो गई तो प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गई तब भी प्रॉब्लम, अगर रेनफॉल नहीं हुई तब भी प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब क्या था, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थे, ना कोई रिवर्स थे, ना वेल्स थे, ना सबमर्सिबल पंप्स थे, ना ट्यूबवेल्स थे। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम होने की वजह से जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा कम होती थी। फिर इसके बाद आ गया नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ कम होता था, इस वजह से भी क्या था, प्रोडक्टिविटी कम होती। तो कहने का मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये क्या शो करते हैं, लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को शो करते हैं। मतलब इनकी वजह से क्या प्रोडक्टिविटी लो होती थी। प्रोडक्टिविटी लो होने की वजह से जो आउटपुट लेवल था पूरे ईयर का, जो आउटपुट था, जीडीपी था, बहुत कम था, इसलिए इकॉनमी की ग्रोथ भी नहीं हो पा रही थी ड्यू टू एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा कमी थी। सो इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। तो फ्लड कंट्रोल करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, वो नहीं हो रही थी, और ड्रेनेज सिस्टम कोई नहीं था, और टेरेसिंग फार्मिंग के लिए जो टेरेस बनाने थे उसमें भी कुछ नहीं था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की कमी फील हो रही थी। सो
ऑल्दो सम फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न, तो कुछ फार्मर्स ने अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर लिया था। उन्होंने क्या किया था कि सेल्फ कंजप्शन फूड क्रॉप्स ग्रो अप करने के बजाय उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स जो थी वो ग्रो अप करनी शुरू कर दी थी। तो उनकी कंडीशन थोड़ी सी भले ही सुधर गई थी, लेकिन लार्ज सेक्शन ऑफ द फार्मर्स नाइदर हैड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी नॉर हैड एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। तो ना तो उनके पास रिसोर्सेज थे, ना टेक्नोलॉजी थी, और ना ही कोई इंसेंटिव था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल फील्ड में किसान तो पीछे थे ही थे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन ना तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किसानों की जो हालत थी उनको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश की, एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, ना ही कोई ज़मींदारों ने कोई सिस्टम अडॉप्ट किया ताकि जो एग्रीकल्चरल जो है उसमें ग्रोथ हो सके। तो ये जो एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन था इसमें बहुत सारे रीज़न थे, वो रीजंस हमने कर लिए हैं। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज़ दैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।